हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो आज हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट पीवाई की, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हम लोग स्टार्ट किए हैं। एक दिन पहली क्लास हमारी हो चुकी है, आज इसकी सेकेंड क्लास है। तो आज की ही क्लास में हम देखेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि जिसे हम कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, ठीक है, आपको कोई भी बोर्ड है, हर एक बोर्ड के बच्चे के लिए है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैम मेरे बोर्ड के लिए है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं क्लास स्टार्ट करने से पहले ही कि आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। तो हर एक बोर्ड के लिए है, हर एक बोर्ड का प्रीवियस पीवाई की है, ठीक है। तो सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सारे आ जाए, फिर क्लास को स्टार्ट करें। और इसके पीछे की एक वीडियो को भी आपने छोड़नी नहीं है, एक हर एक क्लास को नहीं छोड़ने हैं, क्लास को करते हुए जाने हैं। और मेरे हिसाब से बेटा आप क्लास को करो, क्लास करने से पहले एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो। अगर 2 से 3 बार आप कर लेते हो, कम से कम 2 से 3 बार कर लेते हो, आप सीरियस होके ईमानदारी से करके सीरियस होके कर लेते हो, तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ठीक है। जो आपके एक बार देखने के बाद जो डाउट रह जाते हैं वो डाउट ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सप्रभाविता को परिभाषित कीजिए। ये सप्रभाविता क्या है और सप्रभाविता को परिभाषित कीजिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 से, यानी वंशागति विविधता का सिद्धांत, ठीक है। और ये जो सप्रभाविता है ये क्या है, मंडलवाद है। ये आपने क्या देखा, अपूर्ण प्रभाविता सुने हैं, सप्रभाविता सुने हैं। अपूर्ण में आप क्या देख रहे थे कि दो जनक हैं, दोनों के बीच में जब संकरण कराया जा रहा है तो उनकी जो संतति आ रही है दोनों से डिफरेंस आ जा रही है। यानी एक लाल है, एक सफेद है, तो क्या आ जा रहा है, पिंक आ जा रहा है। सप्रभाविता में क्या आता है कि दोनों का रिजल्ट मध्यवर्ती आता है। यानी कि अगर दो जनकों के बीच में हम क्रॉस की क्रिया कराती है, सपोज दैट जैसे अगर एक लाल रंग पशु है और एक सफेद रंग का पशु है, दोनों के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने पे हमें जो उनका रिजल्ट आता है वो मध्यवर्ती रिजल्ट आता है। यानी कि उनकी जो संतति आएगी वो चितकबरी आएगी। चितकबरी कैसे, लाल और सफेद का मिक्स आएगा, तो इसे हम क्या कह देंगे, चितकबरी कहते हैं। तो यही सप्रभाविता होती है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि सप्रभाविता को परिभाषित कीजिए। तो क्या लिखोगे बेटा कि यदि किसी जीन के दो युग्म विकल्पी, ठीक है, या एलील यफन पीढ़ी में समान रूप के साथ अभिव्यक्त होते हैं तो इन युग्म विकल्पियों को सप्रभावी युग्म विकल्पी कहते हैं। क्या लिखोगे, यदि किसी जीन के युग्म विकल्पी, ठीक है, यदि किसी जीन के, आंसर क्या लिखोगे, यदि यदि किसी दो जीन के युग्म विकल्पी ठीक है, या एलील कहते हैं, ठीक है। या तो उसको हम क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं, या तो एलील कहते हैं। तो युग्म विकल्पी या एलील, ठीक है। तो युग्म विकल्पी या एलील यफन पीढ़ी में समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं, ठीक है। एलील यफन पीढ़ी में, ठीक है, यफन पीढ़ी में समान रूप से में यफन पीढ़ी में समान रूप से साथ साथ, ठीक है, समान रूप से और क्या, साथ साथ, है ना, अभिव्यक्त होते हैं, ठीक है, अभिव्यक्त होते हैं। तो अभिव्यक्त होते हैं, अभिव्यक्त मतलब कि दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, साथ साथ होगा। तो इन युग्म विकल्पियों को सप्रभावी युग्म विकल्पी कहते हैं, ठीक है। तो अभिव्यक्त होते हैं। तो इन युग्म विकल्पियों को सप्रभाविता युग्म विकल्पी
सप्रभाविता युग्म विकल्पी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? सप्रभाविता युग्म विकल्पी कहते हैं कि यदि किसी दो जीन युग्म विकल्पी या एलील, देखो युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं, तो युग्म विकल्पी या एलील यौवन पीढ़ी में समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं, तो इन युग्म विकल्पियों को हम क्या कहते हैं? सप्रभाविता कहते हैं, तथा इनकी आनुवंशिकता को सप्रभाविता कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? सप्रभावी, सप्रभावी, ठीक है, प्रभावी कहते हैं। ठीक है, सप्रभावी युग्म विकल्पी कहते हैं, तथा इनकी आनुवंशिकता को, ठीक है, तथा इनकी आनुवंशिकता को सहप्रभाविता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सप्रभाविता कहते हैं। तो ये तो होगी बेटा इसका डेफिनेशन। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, कहते हैं तो यदि एक लाल रंग के पशु का, क्या कहते हैं? सप्रभाविता कहते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, तो आगे क्या लिखोगे? तो यदि, ठीक है, यदि एक लाल रंग के पशु का, ठीक है, एक लाल रंग का क्या है? पशु है। तो एक लाल रंग के पशु का श्वेत रंग के पशु के साथ, ठीक है, तो पशु के साथ, तो यदि एक लाल रंग के पशु का श्वेत रंग के पशु के साथ, किसके साथ? श्वेत रंग के पशु के साथ संकरण कराया जाता है, या संक्रमण, मैं संक्रमण लिख रही हूं, तो संकरण कराने पर चितकबरी संतान कराने पर क्या? चितकबरी, ठीक है, चितकबरी संतान प्राप्त होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? सप्रभाविता कहते हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया कि यदि दो युग्म विकल्पी या एलील के बीच, ठीक है, यदि दो युग्म विकल्पी, ठीक है, यदि किसी जीन के दो युग्म विकल्पी एलील के बीच में के समान के साथ साथ, ठीक है, पीढ़ी के समान रूप से साथ साथ संकरण कराया जाता है, तो जो दोनों का रिजल्ट आता वो एक साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं, और इसे सप्रभावी युग्म विकल्पी कहते हैं। और इनकी जो आनुवंशिकता होती है, इन्हीं आनुवंशिकता को हम कहते हैं सप्रभाविता। एग्जाम्पल, जैसे अगर हम एक लाल रंग के पशु का श्वेत रंग के पशु के साथ संकरण की क्रिया कराते हैं, तो दोनों मध्यवर्ती रिजल्ट आता है, यानी कि दोनों का साथ साथ लक्षण यहाँ पे शो करेगा। यानी कि जो आने वाली संतान होगी वो संतान कैसी होगी? वो जो आने वाली संतान होगी वो कैसी होगी? चितकबरी होगी। यानी लाल और सफेद का क्या होगा? मिक्स होता है। तो सभी बच्चे फटाफट नोट करो, फटाफट साथ साथ नोट करते हुए चलो, ठीक है, साथ साथ नोट करते हुए चलो, एक एक पॉइंट, और बातें नहीं करनी है, अभी मेन ध्यान आपके टॉपिक पे होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, मंगोलियाई जड़ता क्या है और इसे किसने खोजा था? मंगोलियाई जड़ता, या जिसको हम कहते हैं मंगोलियन जड़ता, तो मंगोलियाई जड़ता क्या है और इसे किसने खोजा था? बताइए, फटाफट आंसर बताइए। जिस भी बच्चे को आंसर पता है बच्चा आंसर को कमेंट में लिखेगा। तो मंगोलियाई जड़ता किसे कहते हैं, या आप इसके सन को ही बताओ,
किसने खोजा था, ये उस वैज्ञानिक का नाम ही बता दो। ठीक है, तो देखो बेटा, इसको हम कहते हैं जो मंगलियाई जड़ता होता है, इस मंगलियाई जड़ता को हम एक और नाम देते हैं, और वो नाम क्या देते हैं, डाउन सिंड्रोम। क्या, डाउन सिंड्रोम देते हैं। क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, ये जो मंगलियाई जड़ता है, इस मंगलियाई जड़ता को हम डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। तो क्या लिखोगे कि डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम लैंगडॉन डाउन ने 1866 में खोजा था। ठीक है, डाउन सिंड्रोम को, ठीक है, या मंगोलियाई जड़ता को। ठीक है, क्या लिखोगे, डाउन सिंड्रोम को डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम लैंगडॉन, ठीक है, सर्वप्रथम लैंगडॉन डाउन ने, ठीक है, किसने, लैंगडॉन डाउन ने। तो ये क्या है, साइंटिफिक है। तो सर्वप्रथम लैंगडॉन डाउन ने, ठीक है, लैंगडॉन डाउन ने, ठीक है, लैंगडॉन डाउन ने 1866 में की थी। ठीक है, कितने, 1866 में की थी। कितने सन में की थी, 1866, यानी 1866 में। 1866 में क्या किया गया था, ये जो डाउन सिंड्रोम है, या जिसको मंगोलियाई जड़ता कहते हैं, इसकी खोज की गई थी। ठीक है, आगे क्या लिखोगे, यह रोग 21वें जोड़े ऑटोसोमल गुणसूत्र की एक अधिकता के कारण होता है, जो त्रिगुणता कहलाती है। तो क्या लिखोगे, यह रोग 21वीं जोड़ी के ऑटोसोमल गुणसूत्र के एक अधिक सूत्रता, ठीक है, एक अधिकता के कारण होता है। ठीक है, तो आगे यह रोग 21वें जोड़ी के, यह रोग 21वीं जोड़ी की, ठीक है, तो यह रोग 21वीं जोड़ी के ऑटोसोमल गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, ठीक है, तो गुणसूत्र के एक अधिकता के कारण, ठीक है, एक अधिकता के कारण होता है। ठीक है, के कारण होता है, यानी जो 21वीं जोड़ वाला गुणसूत्र होगा, उनमें एक गुणसूत्र की, एक क्रोमोसोम की क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो अधिकता के कारण होता है, जो त्रिगुणता कहलाती है। ठीक है, जो क्या कहलाती है, आगे क्या लिखोगे, जो त्रिगुणता, ठीक है, जो त्रिगुणता, जिसको त्रिगुणता को हम कहते हैं ट्राइसोमी। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्राइसोमी कहते हैं। तो जो क्या कहलाएगी, त्रिगुणता, यानी कि ट्राइसोमी। ठीक है, ट्राइसोमी कहलाती है, ठीक है, यानी कि जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होगा, जो ऑटोसोमल गुणसूत्र होगा, वहां पे एक ही क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार इस रोग को, ठीक है, इस प्रकार इस रोग से व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पे 47 हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में, आगे क्या लिखोगे, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में, ठीक है, ग्रसित व्यक्ति में 46 गुणसूत्र के स्थान पे, 46 गुणसूत्र के स्थान
गुणसूत्र के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, क्या होगा 47, 46 के स्थान पे क्या हो जाएगा 47, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बढ़ गया। तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में चेहरा मंगोलियन की भांति, माथा चौड़ा एवं अंगुलियां छोटी फुली हुई, कद छोटा, मंद बुद्धि या विविंदित, ठीक है, खुरदरी त्वचा, मोटी जीभ और निचला ओठ उभरा हुआ होता है। इसी कारण इस रोग को मंगोलियन जड़ता कहते हैं। तो आगे क्या लिखोगे, हम पेज को हम चेंज कर रही हूँ बेटा मैम, फटाफट मेरे साथ लिखने हैं। तो आगे हम लिखेंगे इसी कारण, ठीक है, इस कारण, ठीक है, तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति, ठीक है, इस रोग से, आगे क्या लिखोगे, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में, ठीक है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में क्या होगा, चेहरा मंगोलियन की भांति, ठीक है, चेहरा मंगोलियन की भांति, ठीक है, मंगोलियन की भांति, माथा चौड़ा, ठीक है, छोटी अंगुली एवं फुली हुई, ठीक है, एवं फुली हुई, ठीक है, फुली हुई, कद छोटा, ठीक है, इनका जो क्या होगा, कद होगा, हाइट है ना, तो कद क्या होगा, छोटा, मंद बुद्धि, ठीक है, इनकी जो बुद्धि होगी मंद बुद्धि, यानी कि इनकी जो कह सकते हैं जो बुद्धि होती है ना, वो पूरी तरीके से क्या होगी, विकसित नहीं होगी, ठीक है, मंद बुद्धि, खुरदरा त्वचा, मोटी जीभ, उभरा हुआ होठ, ठीक है, उभरा हुआ निचला होठ आदि, ठीक है, तो मंद बुद्धि, ठीक है, मोटी जीभ, खुरदरी त्वचा, ठीक है, निचला होठ, इसका जो निचला होठ होगा, तो निचला होठ मोटा, ठीक है, निचला होठ मोटा आदि इस रोग के लक्षण है। इसी कारण इस रोग को, ठीक है, इसी कारण इस रोग को मंगोलियन जड़ता कहते हैं। तो इसी कारण इस रोग को मंगोलियन जड़ता, क्या, मंगोलियन जड़ता कहते हैं या डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है, मंगोलियन जड़ता कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपके बोर्ड में ये पूछे जाने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से आ जाएगा तो आपको इतना सारा लिखना है। क्या लिखोगे, स्टार्टिंग से कि डाउन सिंड्रोम की खोज को सर्वप्रथम लैंगडाउन ने खोज की थी, ठीक है, डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम लैंगडाउन ने 1866 में खोज की थी, खोज लिख लेना यहाँ पे, खोज की थी, ठीक है। और यह रोग 21वें जोड़े के ऑटोसोमल, ठीक है, 21वें जोड़े के ऑटोसोमल गुणसूत्र पे एक अधिकता के कारण होता है, यानी कि जो 21वां जोड़ा वाला गुणसूत्र है वहां पे जोड़े में है, उस जोड़े में एक की बढ़ोतरी हो जाती है, और जिसे हम त्रिगुणता यानी कि ट्राइसोमी कहते हैं, ठीक है। और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 46 गुणसूत्र की जगह कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है, यानी 46 के स्थान पे क्या हो जाती है, 47 हो जाती है, ठीक है।
और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में जो चेहरा होता है वो मंगोलियन हो जाता है, मंगोलियन की भांति हो जाता है, माथा चौड़ा हो जाता है, छोटी उंगली हो जाती है, फुली हुई हो जाती है, कद छोटा होता है, मंद बुद्धि होता है, मोटी जीभ होती है, ठीक है, जीभ उनकी मोटी होती है, खुरदरी त्वचा होता है, निचला होठ मोटा होता है। ये सभी आदि इसके सिम्टम होते हैं। इसी वजह से, इसी सिम्टम के वजह से इस रोग को हम मंगोलियन जड़ता कहते हैं या डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्लियर? क्लियर? या इसी को हम ऑटोसोमल विकार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोमल विकार, यानी वे विकार जो 21वें गुणसूत्र पे प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोसोमल विकार कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम एक ही बात है, मंगोलियन जड़ता एक ही बात है, ये चीज ध्यान देना। और एक नंबर में पूछा जाता आपसे कि डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है, ट्राइसोमी के कारण होता है, तो आप बताओगे 21वें जोड़ यानी ऑटोसोमल क्रोमोसोम की वजह से। किसने खोज की थी? तो आप बोलोगे लैंगडॉन डाउन ने। कितने सन में? 1866 ईस्वी में। ये तीन चीजें आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है और शॉर्ट के लिए तो ये आपका यहाँ पे है ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेंडल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी जो मेंडल जी हैं, है ना, जो मेंडल जी हैं, मेंडल पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। क्या लिखोगे? मेंडल पे संक्षिप्त टिप्पणी, यानी कि यहाँ पे आप मेंडल जी के बारे में पूरा शॉर्ट चीजें लिखोगे कि मेंडल जी क्या थे, कितने सन में क्या किए थे, इन्होंने किस पे खोज करी थी, इन सभी चीजों पे यहाँ आपको मेंशन करने हैं। तो मेंडल पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखने हैं, तो आप सभी को यहाँ पे मेंडल जी के बारे में लिखना है। तो क्या लिखोगे? मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के बुन शहर के छोटे से गांव सिलिशिया में 22 जुलाई 1822 में हुआ था। क्या लिखोगे? मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के बुन शहर के एक छोटे से गांव सिलिशिया में 22 जुलाई 1822 में हुआ था। तो लिखना स्टार्ट करो, मेंडल का जन्म, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे इनके पूरे हिस्ट्री के बारे में मेंशन करने, क्योंकि आपको इस पे नोट्स लिखना है और आपके एग्जाम में ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 2022 में भी है, 2023 में भी है, उसके बाद भी है, इसके बाद भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या लिखोगे? मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के एक छोटे से गांव, एक छोटे से गांव, ठीक है, सिली, ठीक है, छोटे से गांव सिली, ठीक है, सिलिशिया में हुआ था। ठीक है, सिलिशिया में, ठीक है, सिलिशिया में 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 1822 में हुआ था। ठीक है, सिलिशिया में 22 जुलाई 1822 में, ठीक है, 22 जुलाई 1822 में हुआ था। ये तो इनका हो गया जन्म स्थान, और इनके क्या बात कर ली हमने? सन की बात कर ली, यानी इनका हम ये कह सकते हैं जन्म स्थान और सन की बात हो गई। ठीक है, आगे क्या लिखोगे? माध्यमिक शिक्षा लेने के पश्चात सन 1847 में वो ब्रुन शहर के एक चर्च में पादरी नियुक्त हुए। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा लेने के पश्चात सन 1847 में, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा लेने के पश्चात, वे सन 1847 में, ठीक है, कितने सन में? वे पश्चात वे सन 1847 में, 1847 ईस्वी में ब्रुन शहर के एक चर्च में, ठीक है, ब्रुन शहर के 47 में ब्रुन शहर के एक चर्च में, में पादरी नियुक्त किए गए। ठीक है, पादरी नियुक्त हुए, यानी कि उनको 1847 में क्या किया गया?
पादरी नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो क्या लिखोगे, पादरी नियुक्त हुए। ठीक है, क्या हुए, ये पादरी नियुक्त हुए। क्लियर, इतनी बात क्लियर। मेंडल ने वहीं के, ठीक है, मेंडल ने वहीं मटर के पौधे पर अपने संकरण के प्रयोग किए। ठीक है, मेंडल ने वहीं पर, ठीक है, वहीं मटर के पौधे पर अपने संकरण के प्रयोग किए। आगे क्या लिखोगे, मेंडल ने वहीं मटर के पौधे पर संकरण के प्रयोग किए। ठीक है, संकरण के प्रयोग किए। इन्होंने क्या किया, मटर के पौधे पे प्रयोग किए। क्लियर, इन्होंने क्या किया, मटर के पौधे पे प्रयोग किए। सन 1857 में इस पौधे में 7 विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। उन्होंने सन 1857 से, ठीक है, 1857 से इस पौधे पे, ठीक है, उन्होंने सन 1857 से, उन्होंने सन 1857 से 57 से, ठीक है, 1857 से पौधों में 7 विपर्यासी, 57 से पौधों में 7 विपर्यासी, ठीक है, विपर्यासी। तो पौधों में इन्होंने क्या किया, 7 विपर्यासी लक्षणों पे, ठीक है, लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। तो 7 विपर्यासी लक्षणों की, ठीक है, लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, वंशागति का अध्ययन किया। तो ये वंशागति का अध्ययन किसने किया था, मेंडल जी ने किया था। और लगातार 8 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद 1865 में प्राप्त सिद्धांत एवं निष्कर्ष को उन्होंने ब्रून की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में की सभा में रखा। ठीक है, तो आगे क्या लिखोगे, लगातार 8 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद, ठीक है, लगातार 8 वर्षों के, लगातार 8 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद, ठीक है, परिश्रम के बाद सन 1865 में कितने में, सन ठीक है, 1865 में प्राप्त सिद्धांत एवं निष्कर्ष को, ठीक है, 1865 में प्राप्त सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत एवं निष्कर्ष को उन्होंने, ठीक है, निष्कर्ष को उन्होंने ब्रून की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सभा में रखा। ठीक है, उन्होंने निष्कर्ष को ब्रून शहर की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सभा में रखा। सभा में क्या किया, इसको रखा। तो किसने रखा, ये मेंडल जी ने किया था। ठीक है, और इन सिद्धांतों तथा निष्कर्षों को 1866 में पादप संकरण के प्रयोग में के नाम से प्रकाशित किया गया।
ठीक है, ठीक है, रखा। और इन सिद्धांतों को, ठीक है, इन सिद्धांतों एवं निष्कर्ष को, सन 1866 में, ठीक है, निष्कर्ष को कितने सन में, 1866 में पादप संकरण के प्रयोग में, प्रयोग के नाम से प्रकाशित किया गया। ठीक है, 1866 में पादप संकरण प्रयोग के नाम से प्रकाशित किया गया। क्या किया गया? इसको प्रकाशित किया गया। तो आप सभी को तो पता है भाई कि जो मेंडल जी का जब दौर था, जब मेंडल जी जिंदा थे, तब उनका ये जो प्रकाश था, इन्होंने जो अध्ययन दिया तो बहुत ज्यादा फेमस नहीं हो पाया था। ठीक है, ठीक है, परंतु उनके महत्वपूर्ण कार्यों पर अनेक वर्षों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया और सन 1884 में उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या लिखोगे? तथा, ठीक है, किया गया, परंतु उनके महत्वपूर्ण कार्यों पर अनेक वर्षों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक, आगे क्या लिखोगे? परंतु अनेक वर्षों तक उनके प्रयोग पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, एवं 1884 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सभी जो आपके ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? यानी कि वो फेमस नहीं हो पाए। जो आज के समय में हम मेंडल जी का जो आनुवंशिकता का नियम इतना ज्यादा फेमस है, ये पहले भी फेमस है, आज भी है और आगे भी रहेगा। आप भी पढ़े हो, आपके आने वाली पीढ़ियां भी इसको पढ़ेगी और पीछे के लोगों ने पढ़ा। तो उस समय क्या था कि उनके ये जो निष्कर्ष थे, उनका ये जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए, यानी कि बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं हो पाए। ठीक है, यानी कि उनको असफलता मिली और वो जब तक जिंदा थे तब तक वो फेमस नहीं हो पाए। यानी कि इनका ये जो निष्कर्ष था, इनका जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, आगे क्या लिखोगे बेटा? कि सन 1900 में हार्टलैंड के वैज्ञानिक हुगो डे व्रीज, जर्मनी के कार्ल कारेंस तथा ऑस्ट्रिया के सेरमार्क ने मेंडल के प्रयोग से उनके निष्कर्ष निकाले, जिनके आधार पर मेंडल के सिद्धांतों पर नियमों का रूप दिया। और इन्हीं सिद्धांतों एवं निष्कर्षों की खोज के आधार पर ही मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आगे आप इस चीज को आप इसमें ऐड कर लेना, मेंशन कर लेना, बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। इसके लिए आप आगे इसके क्या लिखोगे? कि सन 1900 में हार्टलैंड के वैज्ञानिक, ठीक है, हार्टलैंड के हुगो डे व्रीज और जर्मनी के कार्ल कारेंस एवं जो ब्रुन शहर के ही या ऑस्ट्रिया के सेरमार्क, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल जी का जो नियम था, जो मेंडल का सिद्धांत था, जो निष्कर्ष था, उस पर उन्होंने नजर डाली तो उन्होंने ये पाया कि ये इन्हीं सिद्धांतों को, उन्होंने निष्कर्षों को निकाल के उन्होंने आनुवंशिकता के जो आनुवंशिकता के जनक हैं, यानी कि आनुवंशिकता के जो जनक हैं, उनको मेंडल जी को उन्होंने बोला कि अगर कोई जेनेटिक का फादर है या फादर ऑफ जेनेटिक कोई है तो कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। क्लियर? ये चीज आप मेंशन कर लेना। ओके, आगे मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है, इस क्रिया का रेखा चित्र द्वारा वर्णन कीजिए।
मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता होगा, या इस क्लास में जितने भी बच्चे उपस्थित हैं, कोई भी बच्चा नहीं कहेगा कि मैं ये मानव में जो सेल्फ डिटर्मिनेशन की क्रिया है वो नहीं करा पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा। तो क्या पूछा जाता है, मानव में लिंग निर्धारण की क्रिया से क्या तात्पर्य है और इसकी क्रिया विधि का रेखा चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे रेखा चित्र के द्वारा यहाँ पे इसको मेंशन करने हैं, यानी कि वर्णन करना है। ठीक है, तो ये आपका बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके अंदर का आप लिखोगे और थोड़ा थोड़ा मैं पॉइंट लिख दे रही हूँ। अगर बेटा हम मानव में सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो मानव में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक दैहिक या कायिक गुणसूत्र होता है और एक लिंग गुणसूत्र होता है। तो कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, ठीक है, जो कायिक गुणसूत्र होते हैं ये कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं एवं संख्या 22 जोड़ी यानी संख्या में 22 जोड़ी यानी कि जोड़े में 22 जोड़ी होते हैं। और लिंग गुणसूत्र ये लिंग निर्धारण वाले जीन है जो संख्या में एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, तो लिंग निर्धारण की XY विधि, स्त्री में दोनों लिंग गुणसूत्र X होते हैं और पुरुष में लिंग गुणसूत्र X और Y होता है। ठीक है, तो बेटा आप इसके अंदर का आपने मेंशन कर लेने हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी सा है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा जो इस सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया को नहीं कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर छोड़ूं, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है, बहुत बार कराया गया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए के द्विगुणित मॉडल के केवल नामांकित चित्र बनाइए। अब यहाँ पे जो वाटसन एवं क्रिक है, जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, यहाँ पे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को यहाँ पे आपने बनानी है। तो ये भी हर एक बच्चों को आता होगा, जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल यानी कि जो वाटसन एवं क्रिक द्वारा जो ये डबल हेलिक्स मॉडल और डायग्राम है, आप सभी बच्चे इसको बना लिए होंगे या आपको बनाने आता होगा। ठीक है, ये मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों से। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कहेगा नहीं मैम मुझे नहीं आता। ठीक है, तो केवल आपको यहाँ पे नामांकित चित्र बनाने हैं जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल होता है उसका। ठीक है, तो आपको पता है भाई कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, कोई ऐसा बच्चा नहीं कह सकता कि नहीं मैम मुझे नहीं आता। ठीक है, ये वाली जो आपकी संरचना होती है ना, ये वाली, ये जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल और यहाँ पे डबल लेयर होगी। ठीक है, डबल लेयर में आप बनाना, जिसमें आप देखते हो कि जो डीएनए की दो श्रृंखलाएं होती है ना, डीएनए जो हमारा है ये इसकी दो श्रृंखलाएं होती है, एक 5' एक 5' से 3' और एक 3' से 5' होती है। ठीक है, तो कैसे होगा, माना बाट बेटा यहाँ पे हमारा क्या है, ये 5' है और यहाँ पे 3' है, तो यहाँ पे 3' और यहाँ पे 5'। ठीक है, और जिसमें आप जानते हो कि यहाँ से यहाँ की लंबाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है, ये वाली जो साइज होती है। ठीक है, एक कुंडलन की जो दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और एक का जो होता है 3.1, ठीक है 3.4, ठीक है, या 34 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता, और इसके अंदर जो जो न्यूक्लियोटाइड होती है वो क्षारों से न्यूक्लियोटाइड से बधे हुए थे, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन। ये वाला जो डायग्राम है आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, इसके साथ साथ मैंने आपको कराया भी है। यानी कि मैंने एक डायग्राम की क्लास ली है जिसमें आपके हर एक चैप्टर का, यानी चैप्टर 1 से लेके जितने भी आपके एंडिंग चैप्टर है, यानी कि जो लास्ट चैप्टर है बायोलॉजी के, उन सभी चैप्टर का मैंने एक एक डायग्राम मैं हाथ से बनाई हूँ, आपको बताई भी हूँ। तो बुक से भी बना लेना, नहीं बुक होगी तो यूट्यूब पे जाना, इसी में डिस्क्रिप्शन में जाना वीडियो के, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर टिप्पणी लिखिए। अब ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इस पर टिप्पणी लिखिए, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है और इस पे टिप्पणी लिखना है। तो कौन कौन ऐसा बच्चा है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे टिप्पणी लिख लेगा?
ठीक है। तो कौन कौन ऐसा बच्चा है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में लिख लेगा और कौन ऐसा बच्चा है जो नहीं लिख पाएगा। तो बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग या आनुवंशिक फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। तो क्या लिखोगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। आंसर क्या लिखोगे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को टाइपिंग। ठीक है, ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसको हम क्या कहते हैं, डीएनए टाइपिंग। ठीक है, डीएनए टाइपिंग कहते हैं। ये हो गया, क्या बोलेंगे को डीएनए टाइपिंग या आनुवंशिकी ठीक है, आनुवंशिकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, आनुवंशिकी फिंगरप्रिंटिंग ठीक है, प्रिंटिंग कहते हैं। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर टिप्पणी लिखे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग या आनुवंशिकी फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इसमें व्यक्ति के डीएनए के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। ठीक है, इसमें व्यक्ति के डीएनए के आधार पे उसकी पहचान की जाती है। तो आगे क्या लिखोगे, इसमें व्यक्ति के, ठीक है, आगे मेंशन करोगे, इसमें व्यक्ति के डीएनए के आधार पे ठीक है, व्यक्ति के डीएनए के आधार पे उसकी पहचान की जाती है। ठीक है, आधार पर उसकी पहचान की जाती है। ठीक है, यानी कि अगर उसकी पहचान करनी है, अगर हमें किसी भी जीव की पहचान करनी है तो उस पहचान के लिए हम क्या करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्रिया करते हैं। ठीक है, और इसे सर्वप्रथम सन 1984 में एलेक जेफरी ने बताया। ठीक है, इसे सर्वप्रथम सन 1984 में एलेक, ठीक है, एलेक जेफरी ने बताया। ठीक है, तो इसे सर्वप्रथम प्रथम 1984 में एलेक जेफरी, ठीक है, तो ये एलेक जेफरी ने बताया। ठीक है, किसने बताया, एलेक जेफरी ने बताया था। ठीक है, किसने बताया, एलेक जेफरी ने बताया। क्या बताया भाई, डीएनए का 99% भाग, ठीक है, 99.9% भाग सभी प्राणियों में समान होता है तथा 0.1% भाग सभी प्राणियों में भिन्न होता है। ठीक है, ने बताया था डीएनए का। ठीक है, बताया था, यहां पे मेंशन करोगे, बताया था। आगे क्या लिखोगे, डीएनए का 99.9% भाग, ठीक है, 99.9% भाग सभी प्राणियों में, ठीक है, सभी प्राणियों में समान होता है एवं 0.1% भाग सभी प्राणियों में भिन्न होता है। सभी प्राणियों में, ठीक है, तो सभी
प्राणियों में भिन्न होता है, परंतु परंतु युग्मनज जुड़वा बच्चे में, ठीक है, परंतु एक युग्मनज जुड़वा बच्चों में डीएनए पूर्ण रूप से समान होता है। तो क्या लिखोगे? परंतु एक युग्मनज जुड़वा बच्चे में, ठीक है, परंतु एक युग्मनज जुड़वा बच्चे में डीएनए पूर्ण रूप से समान होता है। ठीक है, पूर्ण रूप से क्या होता है? समान होता है, यानी कि ये पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से क्या होगा? ये समान होता है। इस तकनीक के कुछ विशिष्ट जगहों के बीच भिन्नता का पता लगाया जाता है। इस तकनीक में कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं। तो क्या लिखोगे? इस तकनीक में, ठीक है, क्या लिखोगे? इस तकनीक में कुछ विशिष्ट जगहों के, इस तकनीक में कुछ विशिष्ट जगहों के विभिन्नता का पता लगाया जाता है। क्या हो रहा है भाई? पता लगाया जाता है। ठीक है, क्लियर? जिन्हें पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। ठीक है, जिन्हें पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। तो क्या लिखोगे? जिन्हें पुनरावृत्ति डीएनए, ठीक है, पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। ठीक है, इन्हीं की उपस्थिति के कारण दो व्यक्तियों के डीएनए की तुलना की जाती है। ठीक है, इन्हीं की, आगे क्या लिखोगे? इन्हीं की उपस्थिति के कारण दो व्यक्तियों के डीएनए में तुलना की जाती है। ठीक है, तो इन्हीं के उपस्थिति के कारण दो व्यक्तियों के डीएनए की तुलना, ठीक है, तो डीएनए की तुलना की जाती है। ठीक है, क्या की जाएगी? डीएनए की तुलना की जाती है। किसकी तुलना की जाती है? जो डीएनए है। ठीक है, क्या है? जो डीएनए है उस डीएनए की क्या की जाती है? तुलना की जाती है। और ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु कूटों को नहीं रखती हैं। ठीक है, ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु कूटों को नहीं रखते हैं। इनके स्थान को BNTRS कहते हैं। ठीक है, और ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए कूट को नहीं रखते। जो कूट होता है उस कूट को ये नहीं रखते। ठीक है, ठीक है, तो आगे हम क्या लिखेंगे इसमें कि ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु कूटों को नहीं रखते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु, ठीक, ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु कूटों को
कूटों को नहीं रखते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु क्या करते हैं, कूटों को नहीं रखते, यानी जो कूट होते हैं उनको नहीं रखते हैं और इनके स्थान को VNTRS कहते हैं। ठीक है, इनके स्थान को इनके स्थान को VNTRS कहते हैं। ठीक है, VNTRS कहती है। तो ये तो हो गया बेटा, ये जो मेन हो गया डीएनए पे फिंगरप्रिंटिंग पे टिप्पणी। अब इसमें होता है क्या है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए रुधिर, लार, बाल या किसी भी जीव तरल पदार्थ से डीएनए लेते हैं। ठीक है, और डीएनए को संचित शुक्राणु या अन्य संचित जैविक अणुओं से भी लेते हैं। आगे क्या लिखोगे, क्योंकि आप पूरे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पूरे प्रोसेस को लिखना आपके, और ये आपके एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो घबराना नहीं कि बेटा आप बोलोगे कि मैम बहुत लंबा है, तो बेटा लंबा लिखना है। आगे क्या लिखोगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, तो मैं पेज को चेंज कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा खिचड़ी पिचड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आगे क्या लिखोगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, किसके लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। ठीक, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए ब्लड, ठीक है, लार, बाल, ठीक है, और भी देखो ब्लड भी लिया जाएगा, ठीक है, लार भी लिया जाता है, साथ साथ बार भी लिया जाता है। ठीक है, जो हमारे हेयर होते हैं, ठीक है, हेयर भी लिया जाता है, और किसी भी जीव तरल के से पदार्थ से डीएनए लेते हैं। ठीक है, या बाल या किसी भी जीव तरल पदार्थ से डीएनए लेते हैं। ठीक है, बाल या किसी भी जीव तरल से, ठीक, किसी भी जीव तरल से डीएनए लेते हैं। ठीक है, डीएनए का जो जीव तरल है उससे क्या करते हैं, डीएनए लेते हैं। डीएनए को संचित शुक्राणु या अन्य संचित जैविक अणु से भी लेते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखोगे, डीएनए को संचित शुक्राणु या, ठीक है, डीएनए को संचित शुक्राणु या अन्य जैविक अणुओं से लेते हैं, या अन्य जैविक अणुओं से लेते हैं। ठीक है, अणुओं से लेते हैं, किससे लेते हैं, अणुओं से लेते हैं। ठीक है, क्लियर। इस प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए लेते हैं तथा दोनों के न्यूक्लियोटाइड अणुओं के क्रम की समानता पर उन दोनों व्यक्तियों की समानता देखते हैं। ठीक है, तो आगे क्या लिखोगे, इस प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार दोनों व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति, ठीक है, इस प्रकार दूसरे व्यक्ति के भी डीएनए को लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो उनका डीएनए होगा उसको लेते हैं तथा दोनों की, ठीक है, तथा दोनों के न्यूक्लियोटाइड अणुओं के क्रम को समानता रूप, ठीक है, समानता पर डीएनए की, ठीक है, समानता पर उन दोनों व्यक्तियों की समानता देखते हैं। ठीक है, तथा दोनों के न्यूक्लियोटाइड अणुओं के क्रम की, ठीक है, तथा दोनों की
न्यूक्लियोटाइड। थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा, अभी मैं शॉर्ट में समझाऊंगी, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड अणुओं की समानता पर, समानता, ठीक है, समानता पर उन दोनों व्यक्तियों की समानता देखते हैं। समानता पर उन दोनों व्यक्तियों के समानता को देखते हैं। टॉपिक बड़ी है बेटा तो कुछ नंबर भी बड़े हैं, ध्यान देना। टॉपिक बड़ी है, आंसर बड़े हैं तो नंबर भी बड़े हैं, ठीक है। तो जिस लेवल का क्वेश्चन होगा, जिस लेवल का आप आंसर देगो, उस नंबर का आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। समानता देखते हैं। तो दो व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों के बीच तुलना करने हेतु डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ठीक है। समानता देखते हैं तो दो व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों के बीच, ठीक है। आगे क्या लिखोगे? दो व्यक्तियों के, ठीक, सही है। क्या लिखोगे? दो व्यक्तियों की, ठीक है, दो व्यक्तियों के डीएनए, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो दो व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों के बीच, डीएनए अनुक्रमों, ये अनुक्रम किसका? क्षारों का। तो अनुक्रमों के बीच तुलना को करने के लिए, तुलना करने के लिए, ठीक है, बीच उसके क्या करने के लिए? तुलना करने हेतु, ठीक है, तुलना करने हेतु डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, डीएनए फिंगर लिख लो भाई, फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, ये आपका टिप्पणी हो गया और मैंने बहुत ज्यादा इजी में आपको समझाया है। वापस से लाइन को पढ़ते हैं कि लाइन हमारी क्या कह रही है। देखो, हमने स्टार्टिंग में, भाई लॉन्ग तो लग रहा होगा आपको, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग कहते हैं या आनुवंशिक फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, ये बात क्लियर। उसके बाद इसमें व्यक्ति के डीएनए के आधार पर उसकी पहचान की जाती है, यानी अगर दो व्यक्ति को पहचान करनी है तो उसके डीएनए के आधार पर ही की जाती है, ना कि किसी और उसकी चीज पे, क्योंकि डीएनए ही हमारा क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, और जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो हमारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? ये ट्रांसफर होता है, ठीक है। और इसे सर्वप्रथम 1984 में एलेक्स जेफरी ने बताया था, यानी कि ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो मेथड है या इसकी जो खोज बोल लिया जाए, इसको सबसे पहले 1984 में एलेक्स जेफरी ने बताया था। तो डीएनए में 99.9% भाग जो होता है, जो डीएनए होता है सभी प्राणियों का समान होता है, यानी कि 99.9% भाग जो डीएनए का होगा वो सभी प्राणियों में समान होगा, बट 0.1% जो भाग होगा वो सभी प्राणियों में भिन्न होगा, ठीक है। परंतु एक युग्मनज जो जुड़वा बच्चा होता है उसका डीएनए समान होता है, उसके डीएनए में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती या उसके डीएनए में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। आगे हमने क्या देखा? ठीक है, इस तकनीक में कुछ विशिष्ट जगहों, ठीक है, ये जो तकनीक होती है तो इस तकनीक में कुछ विशिष्ट जगहों के विभिन्नता का पता लगाया जाता है, यानी जो तकनीक है, ये जो मेथड है, इस मेथड में कुछ विभिन्न जगहों की विभिन्नता का पता लगाया जाता है, जिन्हें पुनरावृत्तीय डीएनए कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पुनरावृत्तीय डीएनए कहते हैं, ठीक है। इन्हीं की उपस्थिति के कारण दो व्यक्तियों के डीएनए की तुलना की जाती है, और ये जो उपस्थिति है, इन्हीं की उपस्थिति के कारण हम क्या करते हैं? दो व्यक्तियों के डीएनए के बीच हम तुलना करते हैं, और ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु कूट को नहीं रखते हैं, यानी इनमें जो प्रोटीन का संश्लेषण है, प्रोटीन का निर्माण करना है या प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कूटों को नहीं रखते हैं, इनके स्थान को हम VNTRS कहते हैं, यानी कि फुल फॉर्म इसका होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम और रिपीट्स, ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स कहते हैं, यानी VNTRS कहते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? आगे हमने क्या नोट किया? फिंगरप्रिंटिंग के लिए ब्लड को, लार को, बाल को या किसी भी जीव तरल से डीएनए लेते हैं। अब अगर हमें डीएनए को
चेक करना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को करना है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम ब्लड को लेंगे या लार को लेंगे या बाल को लेंगे या किसी भी जीव के तरल डीएनए को लेते हैं, ठीक है, डीएनए को संचित कर लेते हैं, ठीक है। और डीएनए को संचित शुक्राणु या अन्य जैविक अणुओं से भी लेते हैं, यानी जो संचित शुक्राणु होगा और भी जो जैविक अणु होंगे उस जैविक अणु से भी लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ठीक तरीके से हम दूसरे व्यक्ति के डीएनए को भी लेते हैं तथा दोनों के न्यूक्लियोटाइड अणुओं की समानता को देखते हैं। अगर मानो दोनों का न्यूक्लियोटाइड अणु समान होगा तो भाई सेम है, अब दोनों का न्यूक्लियोटाइड अणु भिन्न हुआ तो सेम नहीं हुआ। तो इनमें जो न्यूक्लियोटाइड, यानी कि न्यूक्लियोटाइड का मतलब है जो नाइट्रोजनी बेस है ना, एडेनिन, प्यूरिन, ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरोसिल, ये सभी हमारे क्या है, नाइट्रोजनी बेस है। तो इनके न्यूक्लियोटाइड अणुओं की समानता पर उन दोनों की समानता देखते हैं कि वो समान है कि नहीं। तो दो व्यक्ति डीएनए अनुक्रमों को, ठीक है, अनुक्रमों के बीच तुलना करने हेतु डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। यानी दो व्यक्तियों के जो डीएनए अनुक्रम है, ठीक है, जो डीएनए अनुक्रम है, जो उनमें जो अनुक्रम क्षारों का अनुक्रम है उसको देखने हेतु, उसके तुलना करने हेतु डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, ठीक है। अब लास्ट में हम बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग, यानी जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कहाँ है, तो हेडिंग डालोगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज या यूज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग, ठीक है, क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग, ठीक है। अब ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कहाँ होगा, यह पैतृत्व परीक्षण में सहायक है। पहला क्या लिखोगे, यह पैतृत्व परीक्षण में सहायक है। तो पहला पॉइंट, यह पैतृत्व, ठीक है, पैतृत्व, ठीक है, पैतृत्व कैसे लिखते हैं भाई, पैतृत्व परीक्षण, ठीक है, परीक्षण में सहायक है, ठीक है, पहली पॉइंट्स। यानी कि ये पैतृक जो परीक्षण है, पीढ़ियों का परीक्षण करने के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं। गैर कानूनी या यौन संबंधों, हत्या व अन्य अपराधों के अपराधी निर्धारण में सहायक है, ठीक है, गैर कानूनी यौन संबंधों, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखोगे, गैर कानूनी ठीक है, यौन संबंधों किससे, यौन संबंध, यानी यौन से संबंधित, ठीक है, यौन संबंधों, हत्या व अन्य अपराधों के अपराधी के निर्धारण में सहायक है, ठीक है, हत्या व अन्य अपराधों की, ठीक है, यौन संबंधी, हत्या व अन्य अपराधी, ठीक है। तो अन्य अपराधी, ठीक है, जो भी क्या होगा, जो अन्य अपराधी हो गया, तो अन्य अपराधी के, सॉरी, अन्य अपराधों की, ठीक है, अपराधों लिखना यहाँ पे, ठीक है, अन्य अपराधों के अपराधी, ठीक है, अपराधी के निर्धारण में, ठीक है, अपराधी के निर्धारण में सहायक है, ठीक है, क्या है, निर्धारण में सहायक है। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या होता है, यूज होता है, क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है इन सब चीजों में, ठीक है, क्या किया जाएगा, इसका यूज किया जाएगा। साथ साथ यह विलुप्तता की कगार पर खड़े जंतुओं के संरक्षण में सहायक है, ठीक है, यह
विलुप्तता के आधार पर खड़े जंतुओं के संरक्षण में सहायक है। तो नेक्स्ट क्या लिखोगे, यह विलुप्तता के आधार पे, ठीक है, यह ठीक है, यह विलुप्तता की कगार पर, की कगार पर खड़े जंतुओं के, खड़े जंतुओं के संरक्षण में, ठीक है, खड़े जंतुओं के संरक्षण में, के संरक्षण, तो संरक्षण में सहायक, क्या है, सहायक है, ठीक है, क्या होते हैं ये, सहायक होते हैं। तो ये पैतृत्व परीक्षण में सहायक है, साथ साथ गैर कानूनी यौन संबंधों में, हत्या से रिलेटेड हो गया, और भी जो अन्य अपराध होते हैं तो उन अपराधों के अपराधी निर्धारण में, उस अपराधी को पहचानने के लिए ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक है ये सहायक है। इसके साथ साथ ये विलुप्तता की कगार पे जो खड़े जंतु हैं उनके संरक्षण के लिए, यानी जो विलुप्तता के आधार पे जो खड़े जंतु हैं, जो विलुप्तता के आधार पे हैं, ये विलुप्तता के कगार पे हैं ना, जो विलुप्त होने वाले प्राणी हैं, उन प्राणी को संरक्षण के लिए, उनके संरक्षण के लिए भी ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, क्या होगी, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगी ये हेल्पफुल होगी, यानी कि सहायक होगी। ठीक है, नेक्स्ट, मानव स्वास्थ्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब मानव स्वास्थ्य पर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, तो मानव स्वास्थ्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब ये मानव का जो स्वास्थ्य है, इस मानव के स्वास्थ्य पे आपको क्या करने हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। यानी कि ये मानव स्वास्थ्य पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी, मानव स्वास्थ्य हम किसे कहते हैं, इस पे आपने क्या करने हैं, टिप्पणी लिखनी है। यानी कि विश्व संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, या जिसको हम कहते हैं WHO, क्या, विश्व स्वास्थ्य संगठन, या जिसको हम कहते हैं WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ठीक है, की परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य को 3 आयामों, शारीरिक, मानसिक व सामाजिक आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रकार स्वस्थ शरीर की उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें मानव शरीर शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो। तो मानव स्वास्थ्य पर आपने संक्षिप्त टिप्पणी लिखने हैं, तो क्या लिखोगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO, ठीक है, क्या लिखोगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, संगठन, या WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फुल फॉर्म होता है, की परिभाषा के अनुसार, ठीक है, की परिभाषा के अनुसार, ठीक है, की परिभाषा, तो परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य को, ठीक है, हेल्थ को, यानी कि स्वास्थ्य को 3 आयामों, शारीरिक, मानसिक व सामाजिक आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, परिभाषा के अनुसार 3 आयामों, ठीक है, 3 आयामों। अब ये 3 आयामों कौन कौन सा है, तो 3 आयामों शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक, ठीक है, 3 आयामों शारीरिक, मानसिक व सामाजिक के आधार पे निर्धारित किया जाता है, सामाजिक के आधार पर निर्धारित, ठीक है, तो निर्धारित किया जाता है, ठीक है, निर्धारित
किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाएगा? निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रकार स्वस्थ शरीर की उस अवस्था को कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार स्वास्थ्य शरीर की उस अवस्था को कहा जाता है। आगे क्या लिखोगे? इस प्रकार स्वास्थ्य शरीर की उस अवस्था को, ठीक है, शरीर की उस अवस्था को कहा जाता है। ठीक है, अवस्था को कहा जाता है। ठीक है, जिसमें, ठीक है, कहा जाता है जिसमें मानव शरीर शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होता है। ठीक है, कहा जाता है जिसमें मानव शरीर शारीरिक, ठीक है, शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो। ठीक है, पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, पूर्ण स्वस्थ होता है। तो इसे हम कहेंगे मानव स्वास्थ्य पर संक्षिप्त टिप्पणी। यानी मानव स्वास्थ्य पर संक्षिप्त टिप्पणी की बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा के अनुसार इसके 3 आयामों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक के आधार पे अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी मानव शरीर, कोई भी मानव है, उसका शरीर सामाजिक रूप से यानी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से वो ठीक है, ठाक है, बेस्ट है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उस ऐसे व्यक्ति को हम हमारे समाज में स्वस्थ व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, मेटास्टैटिस का क्या अर्थ है? व्याख्या कीजिए। मेटास्टैटिस का क्या अर्थ है? व्याख्या कीजिए। अब ये मेटास्टैटिस का क्या अर्थ है, अब इसकी आपने क्या करनी है? व्याख्या करनी है। अब हम मेटास्टैटिस कहते किसे हैं? ठीक है, मेटास्टैटिस का क्या अर्थ है? लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्लास थोड़ी सी 1 घंटा से लंबी हो गई, घबराने नहीं है। तो मेटास्टैटिस का क्या अर्थ है? व्याख्या कीजिए। अब टाइम हम मेटास्टैटिस की बात करेंगे तो मेटास्टैटिस जब कैंसर कोशिकाएं एक उत्तक से दूसरे उत्तक या अंगों में स्थानांतरित होती है तो वहां द्वितीयक ट्यूमर बनाती हैं। इस प्रक्रिया को मेटास्टैटिस कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? मेटास्टैटिस जब कैंसर कोशिकाएं, ठीक है, जब कैंसर कोशिकाएं एक उत्तक से आंसर लिखोगे, जब कैंसर कोशिकाएं, ठीक है, जब कैंसर कोशिकाएं एक उत्तक से दूसरे उत्तक सॉरी एक उत्तक से दूसरे उत्तक या अंगों में ठीक है, या तो दूसरे टिश्यू में जाएगा या दूसरे अंगों में, ठीक है, दूसरे अंगों में स्थानांतरित होती है तो वहां द्वितीयक ट्यूमर बनाती है। ठीक है, अंगों में स्थानांतरित होती है तो वहां द्वितीयक ट्यूमर बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? द्वितीयक ट्यूमर बनाती है। इस प्रक्रिया को मेटास्टैटिस कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को
मेटास्टैटिस, स्टैटिस, मेटास्टैटिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मेटास्टैटिस कहते हैं। ये जो मेथड होगी, जो विधि होगी, जो प्रोसेस होगी, इस पूरी विधि को हम मेटास्टैटिस कहते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया में कैंसर कोशिकाएं रुधिर के माध्यम से नए स्थानों पर जाकर ट्यूमर का निर्माण करती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में कैंसर कोशिकाएं रुधिर के माध्यम से, ठीक है, तो आगे क्या लिखोगे? इस क्रिया में या इस प्रक्रिया में कैंसर कोशिकाएं तो कैंसर कोशिकाएं, ठीक है, इस क्रिया में कैंसर कोशिकाएं रुधिर के माध्यम से, ठीक है, रुधिर के माध्यम से नए स्थानों पर जाकर, ठीक है, माध्यम से नए स्थानों पर जाकर नए ट्यूमर का, ठीक है, नए ट्यूमर का निर्माण करती हैं। क्या करेंगी? जो नया ट्यूमर होगा, जो न्यू ट्यूमर बनेगा, उस न्यू ट्यूमर का क्या करती हैं? यहाँ पे फॉर्मेशन करती हैं। क्या करती हैं? निर्माण की क्रिया करती हैं। ठीक है, तो ये होता है मेटास्टैटिस क्या है, और अर्थ और व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, क्या लिखोगे? जब कैंसर कोशिकाएं एक उत्तक से दूसरे उत्तक या अंगों में स्थानांतरित होती हैं तो वहां द्वितीयक ट्यूमर बनाती हैं, और यही जो द्वितीयक ट्यूमर बनाने की जो क्रिया होती है, इस प्रक्रिया को मेटास्टैटिस कहते हैं। और इस प्रक्रिया में कैंसर कोशिकाएं रुधिर के माध्यम से, किसके थ्रू? ब्लड के माध्यम से जब नए स्थानों पर जाती हैं तो वहां पे नए ट्यूमर का निर्माण करती है। ठीक है, क्या करती है? वहां पे नए ट्यूमर का फॉर्मेशन करती है। क्या करेंगी? नए ट्यूमर का निर्माण करती हैं। यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है? मेटास्टैटिस कहलाती है। क्या कहलाएगी? मेटास्टैटिस कहलाती है। ठीक है, ओके, क्लियर? तो ये आज के रहे 8 क्वेश्चन। आगे क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में भी हम और भी इससे यानी शॉर्ट क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक, तो आप सभी को वापस से अगर क्लास समझ में नहीं आई होगी तो जो भी आपको प्रॉब्लम है, दिक्कत है, यहाँ पे लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में जाएंगे, आप कमेंट करेंगे कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे दिक्कत है, यहाँ पे समझ में नहीं आया। तो आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, आपकी समस्या के अकॉर्डिंग, आपकी जो समस्या होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जब आप बताओगे तब, ठीक, आप बताओगे तब, नहीं बताओगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, यानी इसी टॉपिक के साथ आगे की क्रिया को लेके। तब तक आप सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर।